एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अपनी नीट जर्नी, कैसे मैंने नीट को 4 महीने में क्रैक किया था। तो इस वीडियो का मोटिव ये नहीं है कि नीट बहुत इजी है और 4 महीने में क्रैक किया जा सकता है। इस वीडियो का मोटिव ये है कि क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं और वो स्ट्रेस है कि क्या बचे हुए टाइम में वो लोग नीट को क्रैक कर पाएंगे, क्या उनका सिलेक्शन हो पाएगा। तो इस वीडियो से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं 4 महीने में कर सकती हूँ तो आप लोग अभी से अगर स्टार्ट करो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। ऑल यू नीड इज़ द राइट स्ट्रैटेजी एंड गाइडेंस। ऑल्सो वीडियो के एंड में आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज भी है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड आई प्रॉमिस यू वॉन्ट रिग्रेट आफ्टर वॉचिंग दिस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो 11th में मैंने पीसीएमबी लिया था और उसी साल कोविड आ गया था, जिसकी वजह से सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था। तो सुबह मेरी पहले स्कूल की क्लासेस होती थी, उसके बाद कोचिंग की और फिर मैथ्स की ट्यूशन की भी होती थी। तो बहुत सारी क्लासेस होती थी और इस सब में सारा दिन निकल जाता था। शुरू के 1-2 महीने तो मैनेज किया, लेकिन उसके बाद फिर जब टेस्ट स्टार्ट होने लग गए, सब कुछ मैनेज करने में दिक्कत आने लग गई थी, जिसकी वजह से मुझे क्लासेस छोड़नी पड़ी और फिर सब कुछ मेरा बिगड़ने लग गया था। मतलब जितना जो स्मूथली चल रहा था शुरू में, वो सब खराब होने लग गया था। कुछ भी नहीं आता था, स्कूल में कुछ नहीं आ रहा था, कोचिंग में कुछ नहीं आ रहा था, मैथ्स में भी कुछ नहीं आ रहा था। तो सब कुछ खराब हो गया था। तो जैसे तैसे मैंने 11th तो निकाल ली, बट फिर 11th के एंड तक मुझे कुछ भी नहीं आता था। 11th बहुत ज़्यादा नीट लेवल का। बस जैसे तैसे 12th में आ गए। फिर 12th में आके मैंने वही सोचा जो सब बच्चे सोचते हैं कि अब 1 साल है, अच्छे से पढ़ेंगे, अपनी जी जान लगा देंगे, 1 साल में नीट क्रैक करेंगे। तो वही सब कुछ मैंने सोचा। पर तब मैंने कर दी एक बहुत बड़ी गलती, जो अगर आप लोग अभी 12th में हो तो प्लीज़ मत करना। तो मैंने क्या किया, उस टाइम मैंने सोचा कि पहले 11th का जो बैकलॉग है उसे ख़त्म करती हूँ और फिर 12th स्टार्ट करती हूँ। तो उस टाइम क्या हो रहा था, कोचिंग और स्कूल में 12th चल रही थी और मैं खुद से अपना 11th करने में लगी हुई थी। तो इस तरह से क्या हो रहा था कि मेरे को स्कूल और कोचिंग में कुछ नहीं आ रहा था। मुझे टेस्ट छोड़ने पड़ रहे थे क्योंकि मैंने 12th स्टार्ट ही नहीं की थी। मेरे को क्लासेस में कुछ समझ नहीं आता था, मैं 11th करने में लगी रहती थी। और इससे क्या हुआ कि मेरा 11th तो पूरी भी नहीं हुई और 12th भी बैकलॉग बन गई। फिर 2 महीने बाद मुझे समझ में आया कि मैंने बहुत गलत कर दिया। इससे ना मेरी 11th ख़त्म हो पा रही है, ना मेरी 12th सही चल पा रही है, टेस्ट छोड़ने पड़ रहे हैं, सब कुछ ख़राब हो रहा है। तो अब मेरे को 11th छोड़ देनी चाहिए, मेरे को पहले 12th ही करनी चाहिए और उसके बाद 11th करूँगी एंड में। तो इससे क्या हुआ कि जो 11th मैंने करी हुई थी, एक तो पूरी मेरी वैसी भी नहीं हुई थी, आधी हुई थी, और जो हुई थी वो भी मैंने फिर बीच में छोड़ दी और फिर एंड में उठाई। तो वो भी मैं सब कुछ भूल चुकी थी, तो करी हुई 11th भी बेकार हो गई। और फिर जब मैंने 12th स्टार्ट करी थी तो वो मैंने एक बैकलॉग के साथ करी थी, मैंने स्टार्टिंग से तो नहीं किया था। जब मैंने स्टार्टिंग वाले चैप्टर उठाए थे तब कोचिंग और स्कूल में बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके थे, सारे टेस्ट काफ़ी हो चुके थे स्टार्टिंग के चैप्टर्स के, और सिलेबस काफ़ी आगे बढ़ चुका था। तो मैंने एक बैकलॉग के साथ उठाया था। तो मैं पहले वाले चैप्टर्स कर रही थी, चल कोई और रहा था, तो मेरा सिलेबस जो था मैच नहीं होता था, टेस्ट का सिलेबस मैच नहीं होता था, जिसकी वजह से टेस्ट मुझे फिर भी छोड़ने पड़ रहे थे। स्कूल और कोचिंग में मेरा सिलेबस मैच नहीं होता था, तो सब कुछ गड़बड़ हो गया था मेरे साथ। तो यही मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग अभी 12th में हो और आप लोग सेम सोच रहे हो कि पहले 11th निपटाते हैं और फिर 12th करेंगे, ये गलती मत करना। आप लोग अगर एक बैकलॉग के साथ आए हो 11th के, तो उसको भी ऐसे ही रखो। आपको पूरा 12th खत्म होने के बाद एंड में 2-3 महीने मिल जाएंगे, जिसमें आप पूरी 11th को अच्छे से करके अपना बैकलॉग खत्म कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी 12th भी टाइम पे खत्म हो जाएगी, 11th भी हो जाएगी। पर अगर आप लोग अभी पहले 11th करोगे तो आप मेरे वाले ट्रैप में फंस जाओगे। आपके ना 11th खत्म हो पाएगी टाइम पे, ना आपकी 12th सही से हो पाएगी, तो आप लोग का सब कुछ बैकलॉग होता रहेगा और चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगने लगेगी, समझ नहीं आएगा कि कैसे कंप्लीट करें सब कुछ। तो इसलिए पहले अपनी 12th पे फोकस करो, साथ साथ सिलेबस खत्म करो, साथ साथ टेस्ट दो और उसको एकदम टाइम पे ख़त्म कर लो। फिर आपको जो टाइम मिलेगा उसमें 11th करो, और इस तरह उसके बाद अपने पार्ट टेस्ट वगैरह, फुल मॉक टेस्ट, वो सब दो। तो इस तरह से आपको करना है। तो मैं ना सीबीएसई बोर्ड से थी, तो मेरा उस टाइम पे मेरे 2 बोर्ड हुए थे, टर्म 1 और टर्म 2 करके। तो पहले मैंने टर्म 1 दिए, फिर मैंने टर्म 2 दिए, तो फिर मेरा 12th खत्म हो गई। उसके बाद मेरे टाइम पे जब नीट था वो था सबसे पहले 17 जुलाई को। तो बोर्ड्स खत्म होने के बाद मुझे 1 महीने का राउंड मिला था नीट तक। तो उसमें मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मुझको अपने बायो और केमिस्ट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। उसमें मुझे 540 में से 540 पूरे मार्क्स चाहिए। और फिर मेरा अगर जो फिजिक्स जो वीक सब्जेक्ट है मेरा, उसमें मैं अपना 60 to 80 भी ले आऊँगी अपना करके, तो फिर उससे मेरा स्कोर बन जाएगा। 60 to 80 मार्क्स के लिए मैंने सोचा था कि सारे चैप्टर्स के पीआईक्यूज वगैरह और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेती हूँ, इतने से मेरा हो जाएगा और ये सब करके मेरा जो है एक सेफ स्कोर बन जाएगा। तो मैंने अपनी ये स्ट्रैटेजी लगाई थी और मैंने इसी के ऊपर वर्क किया था। मैंने बायोकेमिस्ट्री के ऊपर बहुत मेहनत करी थी, बहुत ज़्यादा। और फिजिक्स को मैंने पूरा निगलेक्ट कर दिया था, उसको मैंने ऐसे सोचा ही नहीं था कि वो भी कोई सब्जेक्ट है। मैंने उसके ऊपर बहुत कम टाइम दिया था। सिर्फ पीआईक्यूज वगैरह देखना, टेस्ट के कुछ क्वेश्चन देख लेना, मैंने उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करी ही नहीं थी। तो ये सब करने के बाद जब मैंने अपना फुल मार्क्स दिया तो मेरा जो स्कोर आता था वो 570 के अराउंड आता था, 550 to 600 के बीच में। ठीक है, कभी 580 आ गया, कभी 590 आ गया, कभी 595 आ गया।
तो मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती थी स्कोर देखकर, क्योंकि मेरे को अपना सिलेक्शन के लिए 600 प्लस मार्क्स चाहिए थे और मुझे ऐसा लगता था कि यार कुछ नंबरों की वजह से मेरा सिलेक्शन रह ना जाए, यहाँ में बॉर्डर लाइन वाले मार्क्स आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, मेरे को रोना आता था नंबर देख के। तो फिर मैंने सोचा कि यार इससे मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ और मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए अब मैं मॉक टेस्ट देना बंद कर दूँगी। ठीक है, मैं अपनी पढ़ाई करूँगी, नीट में शायद मेरा स्कोर आ जाए अच्छा। और फिर मैंने मॉक टेस्ट वगैरह देना भी बंद कर दिया और उसके बाद फिर मेरा नीट का एग्ज़ाम हुआ। फिर मैं घर आई, हमने स्कोर चेक किया तो मेरे 575 मार्क्स बन रहे थे, जिसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि जिस चीज़ से मुझे डर लग रहा था उसी रेंज में मेरा स्कोर आ गया, जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा डर रही थी कि बस यहाँ ना अटके, या तो आर हो जाए या पार हो जाए, बीच में ना रहे, वहीं पर मेरा स्कोर आके फंस गया है। क्योंकि उस टाइम नीट के एग्ज़ाम में जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो पूरी चेंज हो गई। उस साल नीट का जो पेपर था उसमें बायो और केमिस्ट्री का लेवल हार्ड कर देता और फिजिक्स का लेवल बहुत इजी कर देता। ऐसा कर देता कि अगर किसी बच्चे ने फिजिक्स पढ़ी अच्छे से तो उसमें वो 180 160 बहुत आराम से स्कोर कर पाया है। बट मैं तो फिजिक्स के आधे चैप्टर छोड़ के गई थी और जो पढ़ के गई थी उसे पीआईक्यूज वाले टॉपिक्स पढ़ के गई थी, उसी टाइप के क्वेश्चंस करके गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके गई थी। तो मुझे वो क्वेश्चंस नहीं आते थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ गए थे, बेसिक बेसिक मैं नहीं कर पाई थी वो क्वेश्चन सॉल्व। और बायो केमिस्ट्री जहाँ पे मैंने सोचा था मुझे 540 में से 540 ही चाहिए, तो वहाँ पे भी मेरा पूरा नहीं बना था, 490 के आसपास बन गया था, तो वहाँ पे भी मेरे मार्क्स कम हो चुके थे। और मेरी सारी स्ट्रैटेजी जो मैंने बनाई थी एग्ज़ाम को लेके वो सब कुछ चेंज हो चुकी थी उस टाइम पे। समझ नहीं आ रहा था, 575 मार्क्स आ गए, अब क्या करें। फिर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी तो सुनने में आ रहा था कि जो कट ऑफ है वो कम जाएगी इस बार, पेपर टफ आया है, पेपर का लेवल चेंज हुआ है, तो शायद जो है कट ऑफ डाउन हो जाए। तो ये सोच के मैंने ये तो नहीं सोचा कि कितनी होगी, मैंने ये सोच लिया कि कट ऑफ डाउन होगी तो मेरी शायद मेरा सिलेक्शन हो जाए। एज़ ऑलवेज़ जब भी हम अपने बारे में हमेशा अच्छा ही अज़्यूम करके चलते हैं, तो मैंने अपने बारे में ये सोच लिया था कि यार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने ये नहीं सोचा कि यार अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूँगी, मेरा बैकअप क्या है, उस केस में मुझे क्या करना है। मैंने ये चीज़ें सोची ही नहीं। मैंने अपने बारे में सिर्फ पॉजिटिव ही सोचा कि यार मेरा सिलेक्शन होगा, मेरे को सीट मिल जाएगी, तो उस साल मेरे को मेडिकल कॉलेज में जाना है। और मैंने उस सबकी काउंसलिंग की तैयारी शुरू कर दी, उसके बाद मैंने अपनी बाकी मेडिकल कॉलेज की तैयारी शुरू कर दी। मतलब मैंने वो चीज़ सोची ही नहीं कि ऐसा कुछ होगा भी। फिर उसके बाद काउंसलिंग शुरू हुई, जिसमें पहले राउंड 1 हुआ, राउंड 2 हुआ, मूव अप राउंड हुआ एंड फिर स्टे वैकेंसी राउंड हुआ। तो स्टे वैकेंसी राउंड का जो रिज़ल्ट था वो 22 दिसंबर को आया था और उसमें भी मुझे सीट नहीं मिली थी, जो कि लास्ट राउंड होता है। तो उस वक्त जब वो रिज़ल्ट आया था और मैंने देखा कि यार इसमें भी मेरे को सीट नहीं मिली है और मेरा 20 मार्क्स से सिलेक्शन रह गया है, तो मेरे लिए वो इतना डिसअपॉइंटमेंट मोमेंट था। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या गया है, मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी मेरे साथ हो क्या गया है। क्योंकि जो हुआ था ना वो मैंने सोचा ही नहीं था। पिछले 5.5 महीनों से मैं सिर्फ मेडिकल कॉलेज की तैयारी कर रही थी और मैं उसी में लगी हुई थी। मैंने 1% भी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में मोमेंट आने वाला है, और जब वो आया मैं उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं थी कि अब आगे क्या होगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं इतना रोई उस टाइम पे, पर वही होता है, हम हमेशा गिरते हैं फिर उठते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये था कि यार स्टार्ट तो करना ही है, ड्रॉप तो लेना ही पड़ेगा, अगला अब फिर से नीट देना है। तो मैंने 1 हफ्ता लिया अपना मन बनाने में, सोचने में कि भाई अब यही रियलिटी है और अब मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए, नीट 2023 के लिए। तो उस चीज़ के लिए मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया कि अब मेरे को ड्रॉप लेना है। वो इतना वर्स्ट फेज़ था मेरी लाइफ़ का, मैं बता नहीं सकती हूँ। दुःख सिर्फ इस चीज़ का नहीं था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उससे ज़्यादा दुःख इस चीज़ का था कि मैंने ये क्यों मान लिया कि मेरा सिलेक्शन होगा। मैं इतना 100% श्योर कैसे हो गई कि मेरा सिलेक्शन होगा। मुझे 1% सोच के चलना चाहिए था कि यार अगर नहीं हुआ तो फिर तब भी तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा ना, तो अभी से कर लो। मैंने वो 5.5 महीने क्यों वेस्ट कर दिए, क्यों मैंने सिर्फ मस्ती करी उसमें, क्यों मैंने पढ़ाई नहीं करी, क्यों मैंने किताबें बंद करके रख दी, क्यों मैंने ऐसा किया। तो मुझे इस चीज़ का दुःख था कि यार मैं ड्रॉप ले तो रही हूँ, पर मेरे अंदर एक रिग्रेट था कि यार इस बार जो ड्रॉप है उसमें मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रही। मतलब मैंने अपने 5.5 महीने वेस्ट कर दिए। अगर मैं नहीं करती तो मेरे पास और टाइम होता, मैं और पढ़ पाती, मैं और अच्छा कर पाती। अब 4 महीने हैं, इस 4 महीने में कैसे होगा, क्या पॉसिबल भी है करना, मैं कर भी पाऊँगी या नहीं, और अगर नहीं हुआ फिर। इतने सवाल चल रहे थे मेरे मन के अंदर और सिर्फ खुद पे ही गुस्सा आ रहा था कि मैंने क्यों उतना टाइम वेस्ट कर दिया। अगर मुझे ड्रॉप लेना ही था तो मैं पूरा साल अच्छे से पढ़ती, मुझे एक श्योरिटी होती कि यार मैंने अपना बेस्ट दिया है और सिलेक्शन होने के चांसेस भी है। अब 4 महीने बचे सिर्फ, इसमें मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि मैं अपना बेस्ट दे भी पाऊँगी या नहीं, मैं सब कुछ कर भी पाऊँगी या नहीं, और मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मेरे को यही चीज़ थी कि अगर मेरा सिलेक्शन अब नहीं हुआ तो मेरे मन में ये रिग्रेट रह जाएगा कि यार काश मैं वो टाइम वेस्ट नहीं करती ना, तो आज शायद मेरा सिलेक्शन हो पाता। मैंने वो टाइम वेस्ट क्यों किया, उस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरे अंदर वो काश वाला रिग्रेट था कि क्यों मैंने पहले से स्टार्ट नहीं किया। ऊपर से मेरे पेरेंट्स ने भी बोल दिया था कि ये तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट होगा, इसके बाद हम और ड्रॉप नहीं करवाएंगे, तो जो भी होगा फिर फील्ड चेंज कर लेना।
तो ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है। मतलब मुझे ये था कि अगर इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो जो 5.5 महीने मैंने मस्ती करी है उसकी सज़ा सिर्फ ये नहीं होगी कि मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, उसकी सज़ा ये भी होगी कि अब मैं कभी डॉक्टर बन ही नहीं पाऊँगी, मैं अपना सपना पूरा ही नहीं कर पाऊँगी। तो मैं इतने ज़्यादा रिग्रेट में थी कि मुझसे पढ़ाई ही नहीं हो पा रही थी। मैं कोशिश तो बहुत कर रही थी, पर मैं सिर्फ रोई जा रही थी इस रिग्रेट की वजह से। वो मुझे जो रिग्रेट था ना, वो मुझे अंदर से खाया जा रहा था। मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे पढ़ाई शुरू करूँ। फिर मुझे मेरी बहन ने समझाया कि यार कल नहीं भूलोगे तो कल कैसे बदलोगे? जो हो गया, जो पास्ट बीत गया वो तेरे हाथ में नहीं है। वो तू कितना भी रो ले वो तू चेंज नहीं कर सकती है। लेकिन फ्यूचर तेरे हाथ में है अभी भी। ये जो टाइम है 4 महीने, अगर इसे तू बेस्ट करेगी, अपना 100% देगी, तो शायद जो फ्यूचर है वो तो बदल पाए। लेकिन अगर अभी का टाइम पास्ट के ऊपर रिग्रेट में निकाल देगी, उसके ऊपर रो रो कर वेस्ट कर देगी, तो जो फ्यूचर है भी, जो तू शायद चेंज कर सकती है, वो कैसे करेगी? फिर मुझे भी ये बात समझ में आई कि यार अगर मुझे अपना फ्यूचर बदलना है, मुझे अपने मेडिकल कॉलेज में जाना है, मुझे अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना है, तो मुझे पास्ट को भूलना पड़ेगा। मैं अगर उसको पकड़े रहूँगी तो मैं जो बचा हुआ टाइम है मैं वो भी वेस्ट कर दूँगी, और वो भी वेस्ट करके तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाली कॉलेज के अंदर। तो इसलिए मेरे को अभी जो बचा हुए 4 महीने हैं, मुझे अपना बेस्ट देना होगा। मुझे इसमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी कि शायद मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाए, और बाद में मुझे एटलीस्ट ये रिग्रेट ना हो कि यार मेरे पास 4 महीने तो बचे थे। अगर मैं उसको अच्छे से पढ़ती उनमें, मैं उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करती, मैं वो वेस्ट ना करती, तो आज शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। अब जो हो गया वो हो गया, वो मैं नहीं बदल सकती हूँ। लेकिन जो 4 महीने हैं मेरा प्रेज़ेंट जो है, मैं उसको अच्छे से यूज़ करके अपना फ्यूचर बदल सकती हूँ। अभी भी टाइम है, इतना लेट नहीं हुआ है। एक बार ट्राई तो करके देख ही सकते हैं ना, ट्राई करने में क्या है? बाद में ये तो नहीं होगा कि जो टाइम बचा था वो भी मैंने बेकार में वेस्ट कर दिया। फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और मैंने 2 चीज़ें सोच ली कि एक तो मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ नहीं पढ़ूँगी, बिकॉज़ आई हैव नो टाइम। ठीक है, टाइम होता तो शायद देखती, बट मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो एकदम मैं एनसीईआरटी से स्टिक होऊँगी। दूसरा कि मैं कोई कोचिंग जॉइन नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पहले कोचिंग के लेक्चर्स लूँ इतने लंबे-लंबे, फिर मैं पढ़ाई करूँ। तो मैं प्रॉपर सेल्फ स्टडी ही करूँगी। तो मैंने यूट्यूब के लेक्चर्स देखे थे, तो मैंने यूट्यूब और टेलीग्राम से ही पढ़ाई करी थी अपनी प्रॉपर सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें मैंने सोच ली थी। तो बेसिकली मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं पहले यूट्यूब से लेक्चर्स देखती थी, फिर नोट्स के लिए मैं बैच के ही नोट्स यूज़ करती थी या फिर एनसीईआरटी रीडिंग, और मैंने अपनी फॉर्मूला शीट्स वगैरह खुद की बना ली थी साथ-साथ। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं टेलीग्राम से बुक्स निकालती थी और मैं उसी से करती थी, और मॉक टेस्ट भी मैं टेलीग्राम से ढूँढ के ही देती थी। तो मैं सारा कुछ मैंने टेलीग्राम और यूट्यूब से ही किया है, मैंने कुछ भी नहीं खरीदा अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, तो मैं ऐसे अपनी प्रिपरेशन करी। इसके बाद मेरी प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट ये था मेरे लिए कि मैं मॉक टेस्ट जब देती थी, फुल मॉक टेस्ट लास्ट के 1 महीने में मैंने शुरू किया था देना, तो मेरे उसमें 550 टू 560 के अराउंड मार्क्स ही आते थे। जिस मार्क्स पे मैंने ड्रॉप लिया है 575 पे, मेरे उसी के अराउंड फिर से 580 के अराउंड मेरे मार्क्स आ रहे हैं। तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट था कि अब इसको मैंने स्टार्ट की अपनी प्रिपरेशन, मैं इसको वहाँ तक खींच लाई जहाँ से मैंने पहले एंड किया था, बट अब इसके आगे कैसे लेके जाऊँ? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि 600 कैसे पार करवाऊँ? क्या करूँ कि मेरे जो मार्क्स है वो 600 प्लस आने लग जाए? मेरे को मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे बता दे कि यार बस ये कर ले या इतना कर ले, तेरे 600 प्लस आ जाएँगे। मैं वो सब करने को तैयार हूँ, बस कोई मुझे बता दो कि मैं करूँ क्या? बिकॉज़ मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैंने लेक्चर्स देख लिए, मैंने एनसीईआरटी रीड कर ली, मैंने नोट्स रीड कर लिए, मैंने क्वेश्चंस कर लिए बहुत सारे, मैंने मॉक टेस्ट दे दिए। मैंने मॉक टेस्ट को देने के बाद गलतियाँ भी देखी, इम्प्रूव भी किया, उन्हें पढ़ा भी, बट स्टिल मेरे मार्क्स में कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं आ रही थी। मैं एक मॉक टेस्ट में मार्क्स कमाए तो मैं देख लूँ, मैं जितने भी मॉक टेस्ट दिए जा रही हूँ, सब में मेरे रिपीटेडली उसी के अराउंड स्कोर आ रहा था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करूँ? मतलब मुझे बस एक ही डर था कि यार मैंने ड्रॉप लिया है, ठीक है? जितने मार्क्स में मैंने लिया था उतने मार्क्स तक मेरे फिर से मार्क्स आ रहे हैं। बट जब मैंने लिया है तो एटलीस्ट मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं वापस से उसी मार्क्स पे नहीं अटकना चाह रही जितने मार्क्स में मैंने पहले ड्रॉप लिया था। मुझे बस यही था कि मैंने पहले 575 पे लिया था, ऐसा ना हो कि 580 या फिर 585 आ जाए इस बार और मैं उतने पे अटक जाऊँ, मैं ये नहीं चाहती। तो मेरे को मतलब जितना हुआ, मुझे इसी चीज़ का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और इसी डर में मेरे से जो हुआ मैंने वो सब कुछ पढ़ा। जो एक चीज़ मैंने नहीं करी वो कि मैंने मॉक टेस्ट देना बंद नहीं किया। मेरे हर बार मॉक टेस्ट में उतने ही मार्क्स आते थे, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती थी और मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। पर फिर भी मैंने ये नहीं सोचा, जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सोच लिया था कि यार अब मॉक टेस्ट नहीं देगी, मैंने वो गलती दोबारा नहीं करी थी। मेरे से जितने हुए, मुझे जितने मॉक टेस्ट मिले मैंने उतने मॉक टेस्ट दिए। मैंने मॉक टेस्ट देना बंद नहीं किया। मैं हर बार देती थी, मैं हर बार रोती थी, पर मैं अगली बार फिर देती थी, इस उम्मीद में कि शायद इस बार मेरे मार्क्स अच्छे आ जाए, जो कि मुझे मिला तो नहीं कभी नीट से पहले। ठीक है, मेरे हमेशा इसी के अराउंड मार्क्स रहे थे। लास्ट मॉक टेस्ट में मेरा 610 के अराउंड चला गया था।
उसमें भी मुझे डर था कि पता नहीं नीट में आएगा या नहीं आएगा इतना स्कोर भी। तो बहुत ज़्यादा मेरे को डर लग रहा था, बट मैंने मॉक टेस्ट दिया। मैंने सारे मॉक टेस्ट को देने के बाद अपनी गलतियाँ देखी, उन टॉपिक्स को पढ़ा इस उम्मीद में कि नीट वाले दिन मुझे रिजल्ट मिलेगा। फिर नीट का एग्ज़ाम हुआ, घर आई, पेपर चेक किया, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था पेपर को चेक करने में। मैंने तो किया भी नहीं था, मैंने अपनी बहन से करवाया था। उसने जब चेक करके मुझे बताया कि मेरे 666 मार्क्स बन रहा है, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मेरा स्कोर है। क्योंकि कभी भी मेरे मॉक टेस्ट में 600 प्लस भी नहीं गया और मेरे इतने मार्क्स नीट में आ गए। मेरे से भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मेरा पेपर है, मैं कर सकती हूँ, मेरे इतने मार्क्स आ भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए वो। उस दिन मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई इस एक्साइटमेंट में कि अब फाइनली मेरा वो सपना पूरा होने वाला है और अब मैं फाइनली बिना किसी टेंशन के एंजॉय कर सकती हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए बड़ा दिन था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब मेरे इतने मार्क्स कैसे आ गए। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जितना भी मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, जिनका रिजल्ट मुझे किसी अगले मॉक टेस्ट में नहीं मिला, बट मुझे नीट में मिला। जो मैंने सोचा था, जिस उम्मीद में मैं हर मॉक टेस्ट दे रही थी कि कहीं ना कहीं तो मुझे रिजल्ट मिलेगा इन सब का, वो मेरे को किसी और मॉक टेस्ट में ना मिलके नीट वाले दिन मिला, जिस दिन मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जो जो गलतियाँ मैंने मॉक टेस्ट में करी थी, फिर मैंने उन्हें सीखा, मैंने एक भी गलती नीट वाले दिन नहीं करी। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे मार्क्स में इम्प्रूवमेंट आई इस चीज़ से कि मैंने सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कम करी थी, क्योंकि मैंने वो चीज़ें पहले कर करके सीख ली थी। तो इस चीज़ का मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जितने भी मॉक टेस्ट मैंने दिए थे वो सब कुछ वर्थ इट था और उन सब का रिजल्ट मुझे नीट वाले दिन मिला है। और मॉक टेस्ट देते रहना एकदम सही डिसीजन था मेरा। और मैं आप लोगों को भी ये रिकमेंड करूँगी कि नीट से 1 महीना पहले जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सके उतने देना। मार्क्स से मत डरना, अगर अभी कम आ रहा है, कभी ना कभी आपको रिजल्ट मिलेगा। नीट वाले दिन तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा आपको उन मॉक टेस्ट का। जो गलती आपसे अभी हो रही है ना, वो तब नहीं होगी। तो प्लीज़ अपने मार्क्स को देख के मॉक टेस्ट देना बंद मत करना, उनसे भागना मत, उन्हें छोड़ना मत। जितने ज़्यादा दोगे उतनी ज़्यादा मार्क्स में इंप्रूवमेंट आएगी और उतना अच्छा स्कोर आएगा। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्सो अगर आप में से कोई ऐसा सोच रहा है कि मेरे पहले 575 थे और फिर मेरे 666 आए, तो मेरे लिए इसलिए ईजी रहा था क्योंकि मेरे पहले 575 आ चुके थे, तो इसलिए मैं 4 महीने में कर पाई। ऐसा नहीं है, मैंने 5.5 महीने का जो गैप लिया था, बहुत बड़ा गैप होता है, बहुत बड़ा, जिसमें मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। तो मैं सब कुछ भूल चुकी थी। फिजिक्स मैंने पहले ही नहीं पढ़ी थी, वो मेरी ऑलरेडी नील बटा सन्नाटा थी। बायो और केमिस्ट्री मैंने पढ़ाई करी थी। तो वो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं कि अगर उनको आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। तो 5.5 महीने बाद जब मैंने उठाया तो मेरे को कुछ भी नहीं आता। मैंने वापस से लेक्चर्स लिए, वापस से मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, वापस से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, सब कुछ मैंने वापस से ही किया था। तो एकदम ज़ीरो से स्टार्ट किया था। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उस टाइम पे पेपर ईजी आते थे, लेवल ईजी होता था इसलिए हो गया, तो अगर पेपर ईजी आता है तो कट ऑफ हाई जाती है। अगर अब पेपर टफ आने लगे हैं तो कट ऑफ भी तो कम जाती है। तो एक ही बात है, पेपर का लेवल अगर लो है या हाई है, सिलेक्शन तो उन्हीं बच्चों का होना है जिन्होंने मेहनत करी है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ मत जाना, एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको कुछ पूछना है, आपको नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक पे चाहिए, तो ज़रूर बता के जाना। ये वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर बताना। ऑल्सो जो सरप्राइज़ मैं आपको कह रही थी, अब इट्स टाइम टू रिवील द सरप्राइज़। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आप यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में। वहाँ पे आपको नोट्स के लिए मेडिजी बुक की पीडीएफ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आकाश और एलन की मॉड्यूल्स, पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच बुक की पीडीएफ, उसके अलावा आपको असर्शन रीजन की बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएगी जहाँ से आप असर्शन रीजन प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और आपको और भी चीज़ें मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल रिविजन के लिए शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स, फॉर्मूला शीट्स वगैरह भी है वहाँ पे। तो बहुत सारा मटेरियल जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। सो ज़रूर वहाँ पे जाके ज्वाइन करो, उन सब मटेरियल को यूज़ करो। आप ही के लिए बनाया है वो चैनल, सब कुछ मैं वहाँ पे प्रोवाइड करूँ। जो टाइम मुझे लगा मटेरियल ढूंढने में, आई एम प्रोवाइडिंग दिया, ताकि आपको ना लगे आप वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। सो ज्वाइन करो, यूज़ करो। एंड अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करो नीट के लिए, जैसे मैंने करी थी, और आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे हमें अप्रोच करना है हर सब्जेक्ट को, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने अभी अभी वीडियो अपलोड करी है, आप जाके देख सकते हो। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज़रूर देखना। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर नीट प्रिपरेशन।